हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी थर्ड ईयर। सेम है आपका 6, कोड है 6003। कहीं पर ये 603 लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका ह्यूमन राइट, जिसे मानव अधिकार या मानवाधिकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। मानव अधिकार पर क्षेत्रीय अभिसमय या यूरोपीय मानव अधिकार अभिसमय, ये दोनों में से किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन की आने की जो संभावना है इस वाले की 85% है। और ये अक्सर 20 और 10 नंबर में आता है। कभी कभी ये 20 और 10 दोनों फॉर्मेट में आ जाता है। अगर किसी स्टूडेंट का सेम मैच नहीं करता है या कोड मैच नहीं करता है तो आप अपने एक्ट और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना। आप सेम और कोड को छोड़ देना। अब से पहले मैं काफी क्वेश्चन करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट जाकर देखोगे तो वहां आपको क्वेश्चंस और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे पीडीएफ परचेज कर सकता है, जिसके लिए आपको पेमेंट देना होगा। ठीक है। जब आप प्लेलिस्ट देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको सेम, कोड और एक्ट का नाम लिखा मिलेगा। आप उसके अकॉर्डिंग अपना वहां से देख सकते हो प्लेलिस्ट में। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बता दिया है 85% ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। मानव अधिकार पर क्षेत्रीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? कब और क्यों यूरोपीय मानव अधिकार अभिसमय स्थापित की गई? यूरोपीय अभिसमय के अंतर्गत मनुष्य को कौन से अधिकार और स्वतंत्रताएं दी गई हैं? इन मानव अधिकारों की क्रियान्वयन मशीनरी में कौन कौन से अंग शामिल हैं? वर्णन कीजिए। उत्तर है हमारा 7, मानव अधिकार पर क्षेत्रीय व्यवस्था। क्षेत्र से कई राज्यों का समूह आसियत है। क्षेत्र से मतलब ये जो मानवाधिकार आयोग जो होता है हमारा, ये किसी एक देश से मिलकर नहीं बना हुआ होता। ये काफी देशों से मिलकर बना हुआ होता है। और ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हम देशों को क्या कहते हैं? राज्य। तो ये राज्यों को क्या होता है? एक समूह होता है। राज्यों का एक समूह। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षेत्र से कई राज्यों का समूह आसियत है। साधारण अर्थ में क्षेत्रवाद का आधार सामान्य हित है। इसमें क्या है? इसमें सभी व्यक्तियों को समान हित मिले, समान कार्य हो, ये व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर आपको 6 में बताया था मानवाधिकार के बारे में। तो आपने अगर क्वेश्चन 6 देखा होगा तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यूरोपीय अभिसमय। ठीक है, ये अभिसमय होता क्या है? इस अभिसमय को देखते हैं। अभिसमय जैसे ये सभी देश मिले हुए हैं। अगर ये मिलकर कोई नियम बनाए, कोई कानून बनाए, नियम, कानून या कोई समझौता करें जो सभी के हित में हो, तो इसी को क्या कहते हैं? अभिसमय। और इसका क्या नाम पड़ गया? यूरोपीय अभिसमय। क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा रूल और जो समझौते बनाए हैं, सार्वभौमिक जो घोषणा की गई थी, ये यूरोपीय क्षेत्र अधिकार में की गई थी। यूरोपीय क्षेत्र में मतलब यूरोपीय जो जितने देश हैं वहां पर इस प्रकार की घोषणाएं और नियम बनाए गए थे। इसी वजह से इसका नाम यूरोपीय अभिसमय पड़ गया। यूरोप मानव अधिकार अभिसमय इसका नाम पड़ गया। इसे किस नए नए नामों से भी पुकारा जा सकता है। ठीक है, यूरोपीय अभिसमय, यूरोपीय क्षेत्र अधिकार अभिसमय। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभिसमय का मैंने अर्थ समझा दिया है। नियम, कानून या समझौता, किनके आधार पर? ये जो समूह होते हैं। ठीक है, इसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 55 में कहा गया है कि चार्टर की कोई भी बात अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने से ऐसे मामलों में जो क्षेत्रीय कार्रवाई के लिए समुचित है। समुचित का अर्थ होता है, यहां पर देखते हैं, समुचित। समुचित यानी सही, ठीक या उचित। इसमें से कोई भी आप एक वर्ड ले लीजिएगा। ठीक है, या आप कह सकते हो महत्वपूर्ण। ठीक है, इसी को कहते हैं समुचित। अब इसे देखते हैं।
चार्टर जो होता है, चार्टर की कोई भी बात अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने से है। जो अंतरराष्ट्रीय चार्टर है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? सभी देश, उसके नागरिक सुरक्षा प्राप्त करें और शांति बनाए रखें। ऐसे मामलों में जो क्षेत्रीय कार्रवाई के लिए समुचित है, मतलब हमारे क्षेत्र की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और जो राज्य इसमें जुड़े हैं उसकी क्षेत्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय व्यवस्था के अस्तित्व को इनकार नहीं करती है। ये क्या है? जो चार्टर का जो आर्टिकल 50 है, ये कहता है अगर क्षेत्रीय अधिकार के लिए सुरक्षा शांति की जो व्यवस्था है उसके लिए हम तैयार हैं, और ये व्यवस्था क्या ठीक है और उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु ऐसी व्यवस्था और उसके क्रियाकलाप संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों से संगत होने चाहिए। इस बात को समझना। ये कह रहे हैं जी, ये इनका कहने का मतलब ये है कि इस चार्टर का जो उद्देश्य है, जिसके लिए इसने नियम स्थापित किए हैं, उनको ये पूरा करती हो, ना कि उन्हें कम करती हो। ठीक है। व्यवस्था और उनके क्रियाकलाप संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांतों से संगत होने चाहिए, उनको भंग करने वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के ऐसे सदस्य जो ऐसी व्यवस्था करते हैं, स्थानीय विवादों को सुरक्षा परिषद को निर्देशित करने के पूर्व ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्था के माध्यम से उनको उसके शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे की वृद्धि को प्रोत्साहन देंगे। संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं, अगर कहीं पे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है या कानूनों का उल्लंघन होता है, तो उनको सुरक्षा परिषद में भेजने से पहले, सुरक्षा परिषद न्यायालय में भेजने से पहले क्या है, उनको एक बार देखा जाता है, और यहाँ पर देखो उसके शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे की वृद्धि को प्रोत्साहन देंगे, और ये देखेंगे कि क्या ये मामला यहीं पर निपट सकता है या नहीं, वरना उसे सुरक्षा परिषद को भेजा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को भेजा जाएगा। पहले कर्तव्य क्या है? उसे वहीं पर उसे सॉल्व करने की प्रक्रिया है। चार्टर के अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद जहां उचित हो वहां अपने प्राधिकार के अधीन की जाने वाली परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्थाओं का उपयोग करेगी। सबसे पहले इस लाइन में ना एक का अर्थ देखते हैं हम, प्राधिकार। प्राधिकार का मतलब होता है जो व्यक्ति यहां पर कार्य कर रहा है, जो भी सदस्य है, उसको शक्तियां, उस कार्य को करने के लिए शक्ति या आदेश देने का अधिकार, आदेश देने का अधिकार। इस वर्ड के आधार पर अभी आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। सुरक्षा परिषद ये कहती है जहां उचित हो, मतलब जहां पे इनको ये लगे कि ये स्थान उचित है, वहां अपने प्राधिकार यानी अपने आदेश, मतलब जो इन्हें आदेश देने का अधिकार है, यानी कि अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार, प्राधिकार के अधीन की जाने वाली परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्थाओं का उपयोग करेगी जो इनके कार्य क्षेत्र के लिए सबसे उपयोगी हो। यूरोपीय मानव अधिकार, यूरोपीय मैं बता चुका हूं, जहां पर यूरोप में ये विधि बनी थी। अभी समय का मैं अर्थ बता चुका हूं, निश्चित रूप से या समझौता या कोई नियम बनाना, कब और क्यों स्थापित की गई। ठीक है, ये अब बात आती है कि भाई इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यूरोपीय मानव अधिकार अभिसमय, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और कब बना ये। ठीक है, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा को विधिक स्वरूप देने में यूरोपीय देशों ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो हमें मानव अधिकार प्रदान किए गए हैं, सार्वभौमिक जो घोषणा की गई थी, सबसे पहले यूरोपीय देशों ने ये की थी, और ये क्या थी? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और इन्होंने ही क्या है कदम उठाया था। यूरोपीय कांग्रेस द्वारा स्थापित यूरोपीय परिषद के स्टेट यूट में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि मानव अधिकारों को बनाए रखना तथा उनकी वृद्धि करना यूरोपीय एकता को प्राप्त करने के साधनों में से एक है। इनका मेन उद्देश्य क्या था? मानवों की एकता और उनकी वृद्धि में कार्य हो, और वो समान रूप से अपने अधिकारों को प्राप्त करें। ठीक है, परिषद में विचार विमर्श के फलस्वरूप मानव अधिकारों के बारे में यूरोपीय अभिसमय को रोम में 4 नवंबर 1950 को स्वीकार किया गया।
पहला इनका क्या उद्देश्य था कि जितने भी मानव हैं उनके वृद्धि और उनके अधिकारों को प्राप्ति के लिए कदम उठाए जाएं, और यूरोपीय अभिसमय का मतलब यूरोप के क्षेत्र ने सभी समूहों को मिलाकर उनमें निरंतर और समझौता करने के बाद एक निश्चित विधि लागू की। ठीक है, और ये कब लागू हुई? जिसे रोम में 4 नवंबर 1950 को स्वीकार किया गया। किसको? कि भाई हमें मानव समुदाय के लिए उनकी वृद्धि और विकास के लिए कुछ नियम लागू किए जाने चाहिए। ये बात यहाँ पर स्वीकार की गई, जिसे 3 दिसंबर 1953 को लागू किया गया, और इसे क्या है, इस अधिकार को फिर लागू कर दिया गया। अभिसमय को 22 राज्यों ने अनुसमर्थन प्रदान किया। अभिसमय में 66 अनुच्छेद हैं। इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। इस अभिसमय के 11 प्रोटोकॉल हैं। प्रोटोकॉल का तो मतलब आपको पता होगा, जैसे हम कोई विधि लगाते हैं तो विधि के साथ साथ कुछ नियम भी लगाते हैं, और जो संस्था होती है, सुरक्षा परिषद होती है, जो वहां पर कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन पर एक प्रोटोकॉल लगाती है कि आप इस प्रकार से कार्य करोगे। अगर आप अपने कार्यों का जो नियम है, अगर उनका आप उल्लंघन करोगे, किसी के व्यक्तित्व को, किसी की वृद्धि को या मानव अधिकारों को आप हनन करोगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इस प्रकार के रूल लगाए जाते हैं, प्रोटोकॉल, ये कि आप इसके बाहर जाकर कार्य नहीं करोगे और इसके अनुसार कार्य करोगे, जो प्रोटोकॉल में रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरोपीय अभिसमय के अंतर्गत अधिकार और स्वतंत्रताएं। भाई अब बात करते हैं, ये जो रूल्स बनाए गए थे यूरोपीय अभिसमय ने, इसमें क्या क्या प्रदान किया गया है, कौन कौन से रूल्स लगाए गए हैं, क्या सुविधाएं दी गई हैं मानवों को, वो देखते हैं। सबसे पहले है प्राण का अधिकार। प्राण है अपना देही को बचाने का, सांस लेने का, जीवन जीने का अधिकार। एक बात याद रखना, ये हमारा संविधान का नहीं भाग नहीं है, ये हमारा ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार। ठीक है, तो ये मानव अधिकार का आर्टिकल 2 है, कभी आप अपने आर्टिकल का भाग समझ लो इसे। प्राण का अधिकार आर्टिकल 2, व्यक्ति की और सुरक्षा का अधिकार, व्यक्ति को अपनी सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है आर्टिकल 5 में। यंत्रणा, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार या दंड से मुक्ति, किसी भी व्यक्ति को यातनाएं, अमानवीय व्यवहार या इस प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा जो निंदनीय हो और जो दर्दनीय हो, जिसे देखकर मानवता शर्मसार हो जाए, इस प्रकार का उसे दंड नहीं दिया जाएगा आर्टिकल 3। दासता और बलात्सर्म से मुक्ति आर्टिकल 4। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग का हो, किसी भी व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाएगा और ना ही उसे बंधुआ मजदूरी पर रखेगा। बलात्सर्म और बच्चों के, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उन पे कार्य नहीं कराएगा कोई व्यक्ति। 5th है रिजू और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार आर्टिकल 16। अब बात करते हैं रिजू। रिजू का अर्थ होता है सीधा और सरल, लिख लेना आपका। रिजू का अर्थ होता है सीधा और सरल। सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार मतलब सीधा सीधा अपना जो उसके अधिकार हैं उसकी सुनवाई के लिए वो व्यक्ति जा सकता है आर्टिकल 16। 6 नंबर है कार्योत्तर विधि और दंड से मुक्ति आर्टिकल 7। और पॉइंट 7 है प्राइवेट और पारिवारिक जीवन का अधिकार, जिसमें घर और पत्राचार को सम्मिलित है। यहां पर को की जगह आप कर लेना भी। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेकें हैं। प्राइवेट का मतलब है कोई भी व्यक्ति है वो अकेला रह सकता है, कहीं घूम सकता है, मतलब कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति की एकांतता में अवरोध नहीं पैदा किया जाएगा, उसे परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है या किसी के साथ अपना समय बिताना चाहता है, तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा, ये उसका क्या है, अधिकार है। पॉइंट नंबर 8 है विचार, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता संपूर्ण मानव अधिकार है। उसके साथ साथ संपूर्ण मानव जाति को अपने धर्म की रक्षा करने का, उसे उपयोग करने का, किस चीज को उपयोग करने का, जो धर्म के अंतर्गत जो रूल हैं, नियम हैं, जो प्रथाएं, संस्कृति हैं, उनको उपयोग करने का अधिकार होगा। विचार और अंतरात्मा को
जो विचार होते हैं मन के उन्हें आप कह सकते हो, व्यक्त कर सकते हो, उस प्रकार की कोई रोक टोक नहीं रहे होगी आपके ऊपर। आर्टिकल 9 है, पॉइंट नंबर 9 देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 10 है, पॉइंट 10, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और संगम की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सम्मेलन कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी जाति, लिंग, समुदाय से कोई भी शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है। आगे है विवाह की उम्र वाले मनुष्य और स्त्रियों को विवाह और परिवार स्थापित करने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी समाज का, किसी देश का हो, वो अगर बालिग हैं तो अपनी इच्छा अनुसार शादी कर सकते हैं, ठीक है। उन पर किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होगी और वो अपना परिवार स्थापित भी कर सकते हैं। आगे है पॉइंट 12, अधिकारों और स्वतंत्रताओं के उल्लंघन के विरुद्ध राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष प्रभावी उपचार का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है, उनकी स्वतंत्रताओं को बाधित करता है, उन्हें अपने जो मानव अधिकार के द्वारा अधिकार दिए हैं अगर उन्हें कोई रोकता है, तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है न्यायालय, न्यायालय में जाके क्या है, उपचार मतलब न्याय पा सकता है। उपचार का मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर के पास जाएगा, उपचार का मतलब वो न्यायालय में जाके न्याय प्राप्त कर सकता है। जो उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें पुनः प्राप्त कर सकता है और उस व्यक्ति को दंडित करा सकता है। 12 है अधिकारों और स्वतंत्रताओं के उल्लंघन के विरुद्ध राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष प्रभावी उपचार का अधिकार। ये पॉइंट 2 बार लिख दिया है बाई मिस्टेक। आगे देखते हैं 13 शिक्षा का अधिकार। 14 है युक्त अंतराल के पश्चात स्वतंत्र निर्वाचन अनुच्छेद 3 प्रोटोकॉल। 16 है मृत्युदंड का अंत। मृत्युदंड का अंत का मतलब है सभी राष्ट्रों को यहाँ पर निर्देश दिए जाते हैं कि देश में जो मृत्युदंड दिया जाता है उसको समाप्त किया जाए। तो कुछ देशों ने समाप्त कर भी दिया है और कुछ देशों में अभी लागू है। 17 है उच्चतर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध के पुनर्विलोकन का अधिकार। 18 है सामूहिक निष्कासन से मुक्ति। 19 है अपने कब्जा के शांतिपूर्वक उपभोग का अधिकार। 15 है राज्य के निष्कासन की मुक्ति, राज्य से निष्कासन की मुक्ति। आर्टिकल 15। अब आप बोलोगे सर 19 के बाद 15 कैसे आ गया, इसको मैं अभी समझा देता हूं। देखो यहाँ पर 13, 14 होने के बाद यहाँ पर जो 15 था वो बाई मिस्टेक यहाँ से छूट गया था, तो फिर 16, 17, 18, 19 लिखने के बाद हमने यहाँ पर 15 को ऐड कर दिया था, ठीक है। तो ये 14 के बाद आपका 15 हमने नीचे लिख दिया है। अब बात करते हैं 15 की, राज्य से निष्कासन की मुक्ति। कोई भी व्यक्ति किसी भी नागरिक को या किसी भी व्यक्ति को उसके स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप उसे राज्य से बाहर नहीं निकाल सकता है, ठीक है। आर्टिकल 15 ये कहता है, कौन सा, यूरोपीय अभिसमय का आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15 के अनुसार राष्ट्र के जीवन को खतरा उत्पन्न करने वाली घटना जैसे युद्ध या सार्वजनिक आपात के समय अभिसमय में उपवर्णित अधिकारों का अल्पीकरण किया जा सकता है। अगर देश में कोई आपातकालीन स्थिति होती है, युद्ध की स्थिति होती है या कोई अन्य प्रकार की स्थिति होती है, तो जो मानवों को जो अधिकार दिए गए हैं यूरोपीय अभिसमय के द्वारा, उन अधिकारों को थोड़ा कम कर दिया जाएगा। अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब है उनको कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। किंतु इस अल्पीकरण की शक्ति का प्रयोग उस सीमा तक किया जा सकता है जैसी आवश्यक स्थिति अपेक्षा करती है। जो अधिकार हमने मानवों को दिए हैं, अब युद्ध की स्थिति, आपातकाल है या कोई अन्य समस्या देश में आ जाती है या कोई प्राकृतिक आपदा हमारे देश में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो अधिकार है उनको अल्पीकरण किया जाएगा और वहां तक अल्पीकरण किया जाएगा जहां तक ये समस्या खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। परंतु इनके साथ ही अनुच्छेद 15 के परिपेक्ष 2 में कहा गया है कि ऐसे मामले में भी कुछ अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बोला है अभी कि अगर कोई विपत्ति उत्पन्न होती है, युद्ध होता है, आकस्मिक घटनाएं होती हैं, जो अधिकार दिए गए हैं मानव को, उन्हें थोड़ा अल्पीकरण यानी छोटा किया जाएगा और वहां तक छोटा किया जाएगा जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है। लेकिन कुछ अधिकार फिर भी ऐसे रहते हैं कि उनका अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। वो कौन से अधिकार हैं? प्राण का अधिकार,
भाई चाहे किसी भी प्रकार की समस्या देश में उत्पन्न हो, युद्ध हो, कुछ भी हो, तो प्राणों की रक्षा करना सब प्रथम धर्म है। यातना एवं अमानवीय वे अपमानजनक व्यवहार का दंड से मुक्ति। अब यहाँ पर एक और बोला है, भाई जो युद्ध चल रहा है, जो भी समस्याएं देश में चल रही हैं वो अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति को अमानवीय तरीके से यातनाएं नहीं दी जाएंगी, किसी को इस प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा जिससे जो निंदनीय हो और जिससे समाज में क्या है एक हीन भावना उत्पन्न हो जाए। इस अधिकार का भी अल्पीकरण नहीं होगा। अब ये नहीं है कि भाई समाज में मतलब देश में युद्ध चल रहा है तो अब हम अमानवीय तरीके से दंड देना प्रारंभ कर दे, नहीं। और कार्योत्तर आपराधिक विधि में मुक्ति। और ये नहीं है कि जो अपराध कर रहा है व्यक्ति, यहाँ पर एक चीज और बोली है, जो अपराध कर रहा है व्यक्ति उसको अपराधों से मुक्ति भी नहीं मिलेगी और ना ही उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा, ठीक है। अब ये भी नहीं कहा जाएगा कि ये अपराधी को छोड़ दिया जाए, नहीं, छोड़ा भी नहीं जाएगा और उसे कठोर दंड भी नहीं दिया जाएगा जो मानवता को शर्मसार करता हो। यूरोपीय मानव अधिकार आयोग, यूरोपियन कमीशन और ह्यूमन राइट। अभी समय के भाग 3 में यूरोपीय मानवाधिकार उपभोग आयोग के संगठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 20 के अनुसार अब बात करते हैं आर्टिकल 20 में, जो यूरोपीय अभिसमय होता है, ये जो संगठन होता है इसमें कितने सदस्य होंगे और इनका क्या कार्य होगा उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 20 के अनुसार आयोग में उतने ही सदस्य हो सकते हैं जितने अभिसमय के राज्य है। अब बात करते हैं, अगर इसमें 20 सदस्य हैं, सॉरी 20 राज्य हैं, तो 20 ही सदस्य होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, भाई 20 राज्य हैं तो 20 ही सदस्य होंगे। और अगर हम ये सोचें कि 20 सदस्य हम ऐसे कर लें, कहीं से 2, कहीं से 3, कहीं से 4 ले लें, नहीं, 20 राज्य में से प्रत्येक राज्य का एक एक होगा। प्रत्येक राज्य जितने राज्य होंगे इतने ही सदस्य होंगे और किसी भी एक राज्य से एक से अधिक सदस्य को नहीं चुना जाएगा। कहने का मतलब यह है सभी राज्यों से एक एक सदस्य होंगे, उससे अधिक नहीं। आयोग में उतने ही सदस्य हो सकते हैं जितने अभिसमय, ठीक है, कि राज्य पक्षकार हैं। अभिसमय यानी जो नियम बनाने वाले, नियम जिन्होंने बनाया है, जितने सदस्य नियम बनाने में उपस्थित हैं वही सदस्य होंगे। राज्य पक्षकारों के बराबर ही आयोग के सदस्यों की संख्या हो सकती है। राज्य पक्षकारों के बराबर जो राज्य उसके पक्षकार हैं, जितने उसके सदस्य हैं, उसी के अनुरूप वहां पर क्या है, राज्य होंगे, उतने ही सदस्य होंगे। एक ही राज्य से 2 सदस्य नहीं हो सकते, जैसा कि अभी मैंने बताया है, एक राज्य से 2 सदस्य नहीं हो सकते। इस प्रकार आयोग में प्रत्येक पक्षकार राज्य का एक सदस्य हो सकता है। एक राज्य एक सदस्य, कहने का मतलब है एक देश से एक ही व्यक्ति सदस्य होगा। यूरोप की परिषद की संसदीय सभा के ब्यूरो द्वारा तैयार की गई नामों की सूची से आयोग के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए मंत्रियों की समिति द्वारा किया जाता है। और इनका चयन कौन करेगा? मंत्रियों की समिति द्वारा इनका 6 वर्ष के लिए चयन किया जाता है। आयोग के सदस्य अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कार्य करते हैं। वे उच्च नैतिक चरित्र के व्यक्ति होते हैं और उनके पास अपने देश के उच्च न्यायिक पद की नियुक्ति के लिए अपेक्षित अहिर्ताएं हैं। अहिर्ताएं मतलब योग्यताएं। इस आयोग का सदस्य वही बन सकता है, यूरोपीय अभिसमय का सदस्य वही बन सकता है जो उच्च लेवल की योग्यताएं रखता हो और उसके लिए क्या हो, सही हो। प्रत्येक देश का ऐसा व्यक्ति जो एक तो सम्मान रखता हो अपने देश में और उसके अंदर बहुत ज्यादा योग्यता हो, वो ही इसका सदस्य बनेगा। आयोग के कार्य देखते हैं। नंबर 1, अभिसमय के उल्लंघन का अभिसमय के पक्षकार के कथन पर विचार करना। जो अभिसमय बनाए गए हैं, अभिसमय यानी नियम बनाए गए हैं, जो रूल्स लगाए गए हैं, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो उन पर विचार किया जाएगा, ठीक है। जो किसी अन्य पक्षकार द्वारा आयोग को निर्देशित किया गया हो, यानी उसके बारे में बताया गया हो कि आपने जो इस आयोग ने रूल्स बनाए हैं, जो नियम है, जो समझौते के आधार पर बनाए थे, उनका कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको क्या है, समझौता किया जाएगा या उसको सुधारा जाएगा या उस पर विचार किया जाएगा। दूसरा है याचिकाओं पर विचार करना। भाई प्रत्येक देश से याचिकाएं आती हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं या कुछ रूल्स, नए नए चीजें उत्पन्न होती रहती हैं।
जो किसी व्यक्ति द्वारा, गैर सरकारी संगठनों द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा यह दावा करते हुए दी गई हैं कि वे उच्च संविदाकारी पक्षकारों द्वारा अभी समय में उपवर्णित अधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित हैं। भाई यहाँ पर क्या है, याचिकाएं आती हैं कि आपने जो रूल्स बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उसके द्वारा किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, किसी देश के नागरिकों को कुछ समस्याएं हो रही हैं, तो उन पर क्या है, पुनः विचार विमर्श किया जाएगा। यहाँ पर संगठन हो सकते हैं, संस्थाएं हो सकती हैं, कोई समूह हो सकता है या पर्सनल व्यक्ति हो सकता है, तो उसके लिए क्या है, वहां पर याचिकाएं लगाई जाती हैं, बशर्ते कि उच्च संविदाकारी पक्षकार जिसके विरुद्ध शिकायत की गई इस भाव की घोषणा करके कहता है कि उसके ऐसी याचिका के ग्रहण करने की आयु की क्षमता को स्वीकार कर लिया है। आर्टिकल 25 कहता है याचिका की ग्रहता के लिए, मतलब याचिका को कब स्वीकार किया जाएगा। भाई एक बात तो हमने देखी, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का, राज्य का, संस्थाओं का या किसी देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो हम उसकी याचिका को स्वीकार करेंगे। लेकिन बात अब करते हैं कि याचिका को स्वीकार करने के लिए कुछ शर्तें भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आया, उसकी याचिका हमने स्वीकार कर ली, उसके लिए भी क्या है, कुछ शर्तें हैं। ग्राह्यता का मतलब होता है स्वीकार करना। नंबर 1, सभी घरेलू उपचारों को इसे कर लेना निषेध। अब जो घरेलू उपचारों का मतलब है जो राष्ट्र की जो नीति होती है उसके द्वारा जो उपचार दिए जाते हैं उसे क्या कर दिया है, निषेध कर दिया है, वो उनको थोड़ा सीमित कर दिया गया है, या उन्होंने, उन अधिकारों ने घरेलू उपचारों को छीण कर दिया है। ठीक है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा कि भाई जो रूल्स आपने लगाए हैं उसके द्वारा जो राष्ट्र की जो नीति है उसको क्या है, निषेध कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है, तो स्वीकार किया जाएगा। दूसरा, मामला आयोग को अंतिम निर्णय की तारीख से 6 माह के भीतर निर्देशित किया गया है। तीसरा, याचिका बिना नाम की नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है, याचिका ऐसे मामले पर नहीं आधारित होनी चाहिए जिस पर आयोग ने पहले ही विचार कर लिया है। भाई जिस चीज पर एक बार विचार कर लिया है, जैसे हम एक बार निर्णय दे देते हैं उसमें पुनः निर्णय नहीं दिया जाता है, उसी प्रकार से अगर किसी एक पॉइंट पे या एक नियम के ऊपर आपने याचिका लगा दी है तो दोबारा नहीं जा सकती है। फिफ्थ है, मामला पहले ही अन्य किसी अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण या प्रक्रिया को नहीं भेजा गया हो। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल 38 के अनुसार मानव अधिकारों के यूरोपीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या यूरोपीय परिषद के सदस्यों की संख्या के समान होती है। इसमें 2 न्यायाधीश एक ही राज्य के राष्ट्रीय नहीं हो सकते। जैसा कि अभी मैंने बताया है, जितने सदस्य होते हैं उतने ही नागरिक होते हैं, और किसी भी राष्ट्र से, किसी भी राज्य से एक से अधिक व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता है, आर्टिकल 38 के अनुसार। आर्टिकल 39 का कहना है कि न्यायाधीश उच्च नैतिक चरित्र के होंगे, मतलब उनका जो चरित्र है बहुत उच्च नैतिक वाला होना चाहिए, उनके पास ऐसी अहिर्ताएं होनी चाहिए, मतलब इस योग्यताएं बहुत अच्छी होनी चाहिए जो उच्च न्यायिक पद की नियुक्ति के लिए अपेक्षित है। वो अपेक्षित का मतलब है कि जिस पद को आप धारण करने वाले हो, जिसके लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है, उसके पद की गरिमा को आप बना सकते हो या नहीं। ठीक है, उसके लिए आपके पास संपूर्ण योग्यताएं हैं या नहीं, आपका नैतिक चरित्र सही है या नहीं। आप किसी क्रिमिनल को तो बैठा नहीं सकते हो, किसी मंदबुद्धि पागल को तो बैठा नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब है चरित्र अच्छा हो, उसकी योग्यताएं अच्छी हो और उस पद के लायक हो वो व्यक्ति, या मान्यता प्राप्त क्षमता के विधिवेत्ता हो। न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्ष की कार्यावधि के लिए यूरोपीय परिषद की संसदीय सभा द्वारा किया जाता है, और इनका जो चयन होता है 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। आगे पॉइंट है हमारा, मानव अधिकारों के यूरोपीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार शैक्षणिक है। इसका क्षेत्राधिकार उन्हीं राज्यों के बारे में है जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस आशय की घोषणा करके उसके क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया है। इस न्यायालय में सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है, वही राष्ट्र जा सकता है जिसने इसको स्वीकार किया है। किसको? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। ठीक है,
या यूरोपीय मानव अधिकार अभिसमय को जिसने स्वीकार किया है वही व्यक्ति यहाँ पर जा सकता है। न्यायालय के समक्ष मामले केवल उच्च संविदाकारी पक्षकार वाद दाखिल कर सकते हैं। देखो, उच्च संविदाकारी पक्षकार का मतलब सुनो। उच्च संविदा मतलब इसमें इस प्रकार की समस्या हो जो संपूर्ण तरीके से और उच्च स्तर पर किसी राष्ट्र के अधिकारों का हनन करती हो। भाई मानव अधिकार आयोग अभिसमय ने तो बहुत अच्छे रूल्स बनाए कि भाई इसे किसी जो इसके समूह है, जो राष्ट्र सदस्य से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर इसे लगाया जाए। लेकिन जब वो रूल्स उसके ऊपर लगाए तो पता चला कि वो तो राष्ट्र की जो संविधान राष्ट्र के लिए जो संविधात्मक अधिकार बनाए हैं, संविधात्मक मतलब जो सभी देशों ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर या मिलजुल कर जो अधिकार बनाए हैं, वो किसी एक देश के अधिकारों को हनन करते हैं, छीनते हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष मामले केवल उच्च संविदाकारी पक्षकार वाद दाखिल कर सकते हैं। मतलब किसी देश के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो वो दाखिल कर देंगे। इस संबंध में यह प्रक्रिया है कि केवल वे उच्च संविदाकारी पक्षकार वाद दाखिल कर सकते हैं जिनके राष्ट्र के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। मतलब उन्होंने रूल्स तो बनाए थे कि मानव अधिकार अच्छे हो, देश की उन्नति हो, लेकिन पता चला कि इन रूल्स के आधार पर जो राष्ट्र की जो निजी विधि है उसका क्या है, उल्लंघन होता है। तो उसके आधार पर वो क्या है, वाद डाल सकते हैं या पक्ष अपना रख सकते हैं। जिन्होंने आयोग के समक्ष मामले को निर्दिष्ट किया था और जिनके विरुद्ध शिकायत की गई हो। आगे चलते हैं। या ऐसा होता है कि जो आयोग के सदस्य होते हैं उनके कार्य के द्वारा उनके आधार पर किसी राष्ट्र के अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो या उन्होंने उस नीति को गलत तरीके से लागू किया हो। यह भी एक कारण हो सकता है। आगे चलते हैं। न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में यह आवश्यक है कि मामला पहले आयोग को निर्दिष्ट किया गया हो और मंत्री समिति को आयोग के रिपोर्ट के प्रेषण से 3 माह से अधिक का समय व्यतीत न हुआ हो। न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होता है, लेकिन यह केवल किसी विशेष मामलों के पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। निर्णय मंत्री समिति ये 2 बार हो गया है। ये मंत्री समिति को भेजा जाता है जो उसके निष्पादन का पर्यवेक्षण करती है। आर्टिकल 54। सबसे पहले क्या है, न्यायालय को इस प्रकार की जो समस्या है वो भेजी गई हो और इस समस्या को जो मंत्री परिषद है उसके पास भेजा गया हो और उसका जो याचिका भेजी है वो 3 माह से ज्यादा की ना हो। न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होता है। फिर उसके आधार पर क्या है, जो न्यायालय जो विनिश्चय करेगा वो क्या होगा, अंतिम होगा। लेकिन यह केवल किसी विशेष मामले के पक्षकारों पर आधारित होता है। निर्णय मंत्री समिति को भेजा जाता है जो उसके निष्पादन का पर्यवेक्षण करती है, मतलब उसे रोकने का कार्य करती है। ये आर्टिकल 54 का है। देखो, ये क्वेश्चन जो था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और क्वेश्चन में थोड़ा घुमाव था। देखो, समझाने का पूरा प्रयास किया है और कहीं किसी प्रकार से कोई त्रुटि रहती है या प्रोनाउंसिएशन में कोई गलत अपवाद होता है, जैसे अर्थ कुछ और था और उसका कुछ और अर्थ निकलता हो तो अपवाद क्या हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और समझाने का प्रयास तो मैंने पूरा किया है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये लगता है कि सर आप अपनी वीडियो में कुछ और बदलाव कर सकते हो या आपके पास कोई अच्छी राय हो तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर आप वीडियो में कुछ और बदलाव कर सकते हो या कुछ चीजें कर सकते हो जो मेरे पास अभी इतना आइडिया ना हो और काश आपके पास हो। तो आप अच्छी राय कोई हो तो वीडियो से संबंधित आप बता सकते हो, या पीडीएफ में क्या बदलाव किया जा सकता है या किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अगर क्योंकि आप भी मेरे से ज्यादा शिक्षित हो, यहाँ पर काफी ऐसे लोग हैं, तो आप मुझे राय दे सकते हो। मैं आपका छोटा भाई हूँ तो बता भी सकते हो। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।